जोहार, मैं सरिता सम्रत जन सारांश भानु के 7वां एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। हम हमेशा ही जन समस्याओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं और हमारी बात रखने की ये होती है कि जो स्थानीय क्षेत्रों में समस्याएं हैं उन पे हम बात करें। साथ ही यहाँ से जुड़े व्यक्तियों या फिर समाज सेवी व्यक्तियों के साथ हम चर्चा करें। हमारे साथ है हमारे सहयोगी भोलेश्वर प्रसाद दुबे और साथ ही हमारे साथ है यहाँ के समाज सेवी पत्रकार राजकुमार दुबे। हमारे आज के जो मुद्दे हैं भानु प्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर है। तो आगे की चर्चा हम भोलेश्वर प्रसाद दुबे सर करेंगे। धन्यवाद सरिता जी, आपने हमारा परिचय कराया। मैं फिर से एक बार आप सभी राजकुमार दुबे जी का भी और सीता जी आपका भी धन्यवाद दूंगा कि जन सारस के इस धन्यवाद। एपिसोड में आप जुड़े हैं। देखिए, जो आज का मुद्दा है कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, एक तरह से ये एक क्रांतिकारी योजना भी कह सकते हैं और काफी क्षेत्रों में इन्होंने मदद भी किया है। पर जो स्वास्थ्य का स्वरूप पिछले 2-3 सालों में बदला है, इस स्वास्थ्य के बदलते स्वरूप के साथ ये जो पीएससी हैं, सीएससी हैं, मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर हैं, कम्युनिटी हेल्थ केयर हैं, जो स्थानीय तौर पर एक एक सिस्टम बनाते, एक पूरा नेटवर्क इनका तैयार हुआ है, जिसके माध्यम से स्थानीय लोगों को बहुत सी बीमारियों में बहुत ज्यादा लाभ भी हुआ है। पर क्या ये बदलते जो स्वास्थ्य का जो बदलता स्वरूप है, इसमें ये सिस्टम कारगर है? और कारगर है तो कितना? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसे हम वरदान समझ रहे हैं वो धीरे धीरे एक श्राप के रूप में बदलता जा रहा है? इस मुद्दे पर हमारा थोड़ा ध्यान होगा, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही जो हमारे विषय विशेषज्ञ हैं, श्री राजकुमार जी, ये भानु प्रतापपुर और उसके आसपास के इलाकों में काफी समय से पत्रकारिता और समाज कार्यकर्ता के रूप में एक्टिव हैं। इन्होंने काफी काम किया है। स्वास्थ्य के मुद्दे पर इनकी अपनी एक पकड़ है, जिसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि असल में जो रिमोट एरियाज हैं, जो अंदर के क्षेत्र हैं, जहां पर अभी भी पहुंच उस तरह की नहीं है जिस तरह की शहरों में होती है। यहाँ से भानु प्रतापपुर 160 से 170 किलोमीटर दूर है। मैं दुर्ग में रहता हूँ। तो ये जो एक जो गैप बना हुआ है, ठीक है, मामले ये हो सकते हैं कि बहुत से मामलों में हमें कनेक्टिविटी मिल गई है, पर जो स्वास्थ्य को लेकर के जो जो इमरजेंसी होती है, जो एक तरह की एक हड़बड़ी होती है, एक जल्दबाजी होती है कि लोगों को जल्द से जल्द मदद मिल पाए, वो अभी भी स्टैब्लिश नहीं हुए। तो उनसे ये जानने का, समझने का कोशिश करेंगे कि हमें कहाँ पर असली मुद्दों पर काम करने की जरूरत है और क्या है। फिलहाल मैं सरिता जी आपके पास आना चाहूंगा और मैं ये समझना चाहूंगा कि एक एक जो विशेष मेरा प्रश्न था आपसे, जो मैं समझना चाह रहा था कि भानु प्रतापपुर में अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति आपके नजरिए से कैसी है? आपने पिछले कुछ दिन समय से इस विषय पर थोड़ा फोकस करना शुरू किया था, आपकी एक समझ बनी होगी। तो अगर आप हमें एक बता पाए कि ये जो आपके नजर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किस तरह से काम कर रहा है, क्या चीजें आपने नोटिस की? और यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहले की अपेक्षा जैसे पहले छोटी जगहें थी वो अभी ये यहाँ बड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना है। और साथ ही स्टाफ और एक तरह से कहते हैं भर्ती जो मरीज होते हैं उनके लिए भी अ, बड़ी रूम की व्यवस्था की गई है। और एक तरह से सारी सुविधाएं हैं। साथ ही स्टाफ भी बड़े हैं अभी। और अभी हाल ही में 1-2 साल के अंतर्गत लैब भी खोली है जी जिसमें करीबन 112 के आसपास अ, क्या बीमारियों का चेकअप होता है। जी जी। तो ये जो एक ये तो एक ओवरव्यू हो गया। देखिए, सीएससी जो होता है, जो हमारे साथ अभी जुड़े हों, जिनको पूरी समझ ना हो, मैं एक सामान्य रूप से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पीएससी एक ऐसी जगह होती है जहां पर आपको सिर्फ एक प्राथमिक उपचार मिल पाता है। वहीं सीएचसी, जिसे हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी कहते हैं, ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर कुछ नर्सों के साथ में जनरल फिजिशियंस को, डॉक्टर्स को वहां पर रखा जाता है, ताकि जो बीमारियों की विशेषकर इलाज को ना, लेकिन सामान्य रूप से बीमारियों का इलाज हो सके, दवाइयां उन्हें प्राप्त की जा सके। तो चलिए, मैं समझता हूँ कि हमें इस विषय पर जिनकी पकड़ अच्छी है, उनसे ही ये बात को समझा जाए कि भानु प्रतापपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किस तरह से है। राजकुमार जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा सर कि वर्तमान समय में आपके नजरिए से, आपकी एक लंबे समय से आप देख रहे हैं, वहां पर क्षेत्र को जान रहे हैं, लोगों को जान रहे हैं, उनका उनकी नॉलेज जान रहे हैं, उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग समझ रहे हैं, साथ में ही वहाँ का जो स्टाफ होगा, जो कम्युनिटी हेल्थ केयर में काम कर रहा है, प्लस वहाँ के डॉक्टर्स हो गए हैं, एक लंबे समय से आप देख रहे हैं। आपके हिसाब से हमें बताइए। देखिए, कुछ घटनाएं हमें सुनाई आई थी, पर उन पर हम थोड़ा जाएंगे, पर मैं आपसे जनरली समझना चाहता हूँ कि पिछले 5-10 सालों में इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का
भानु प्रतापपुर और वहाँ के आसपास के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है? सारांश के आज की टीम में आप सभी जो दर्शक हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूं, और नए वर्ष का दिन भी है, मौका भी है इस मन से। और आप टीम जो जिस आयोजन जिस एपिसोड का कर रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद। देखिए, स्वास्थ्य को लेकर जो बातें हैं, कम से कम भानु प्रतापपुर अंचल में करी जाए तो मेरा सबसे पहली बात तो यह है कि भानु प्रतापपुर जो है कांकेर जिले का आधा हिस्सा है। और हम भानु प्रतापपुर के जो लोग हैं, अंचलवासी हैं, भानु प्रतापपुर के जिले के रूप में देखते हैं। इसलिए स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं, जो जो जिस स्तर पर बेहतर होना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं है। लोगों की अपेक्षाओं से काफी पीछे अभी चल रहा है। कई बार हमने महसूस किया है कि जब हम अस्पताल जाते हैं तो वहाँ जो डॉक्टर हैं वो समय पर नहीं आ पाते हैं। सुबह जिनकी ड्यूटी 9 बजे लगी है, वो आज भी 10:30-11 बजे तक नहीं पहुंचते हैं, जबकि कई उच्च अधिकारी इस अस्पताल का कई बार निरीक्षण कर चुके हैं, कड़े निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। और कांकेर जेल की कलेक्टर खुद एज ए डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर तो उनके अंदर आत्मा में बसा हुआ है, वो भी बहुत कीन ऑब्जर्वेशन करती है इनकी पूरी एक्टिविटी पर अभी तक कोई सफिशिएंट नहीं है, खासकर भानु प्रतापपुर की बात है। और जो आप पीएससी की बात कर रहे थे, पीएससी तो प्राथमिक उपचार के बाद रेफर करते हैं, तो भानु प्रतापपुर चूंकि सीएससी है तो यहाँ आते ही है, पर ये भी एक रेफर सेंटर से कोई ज्यादा और कुछ नहीं है। जी जी। तो देखिए, आपने एक बात कही, वो मुझे मुझे लगता है उस पर और बात की जानी चाहिए। अभी ही उपचुनाव निपटे हैं और भानु प्रतापपुर में, और काफी समय एक समय जोर भी चला था कि भानु प्रतापपुर को जिला घोषित किया जाए। क्यों किया जाए, इसके बहुत से कारण लोग दे रहे थे। पर मुझे लगता है जो आपने एक बात की उस पर मुझे लगता है मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भानु प्रतापपुर सिर्फ एक ब्लॉक नहीं है, बल्कि कांकेर का आधा हिस्सा है। इसको थोड़ा अगर आप समझा पाए कि ये ऐसा क्यों आपने कहा और ये क्यों इतना जरूरी है कि इसको समझा जाए। देखिए, कांकेर का आधा हिस्सा कहने का मतलब है कि जिस तरह से जो अधिकारी या जो कार्यालय या जो प्रशासनिक जो मुखिया हैं कांकेर रहते हैं, उसके आधे भानु प्रतापपुर में रहते हैं। जी भानु जी प्रतापपुर के बाद आप अंतागढ़ जाएंगे, भानु प्रतापपुर आज बहुत बड़ा एरिया है जो पखांजूर है, बांदे है, जिसके परलकोट के नाम से भी जाना जाता है। तो 50% हिस्सा कांकेर जिले का भानु प्रतापपुर से होकर गुजरता है। पर भानु प्रतापपुर के बाद का चाहे कोयलीबेड़ा का इलाका हो, चाहे अंतागढ़ का इलाका हो, पखांजूर बांदे का इलाका हो, सब लोगों की निर्भर जो है वो भानु प्रतापपुर पर ही है, और उन्हें किसी न किसी भी रूप में भानु प्रतापपुर से गुजर कर ही जाना होता है। चाहे ट्रीटमेंट के लिए जाए, व्यापारिक उद्देश्य से जाए, राजनीतिक उद्देश्य से जाए, भानु प्रतापपुर से आना जाना पड़ता है। इसलिए भानु प्रतापपुर ही आधा हिस्सा कांकेर का है। और यहाँ के लोग भी उस हिसाब से, यहाँ सुविधाएं, भानु प्रतापपुर जब कभी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि किसी से कम नहीं है। पर सुविधाओं के मामले में हम बहुत पिछड़ते, लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की नीतियां गलत हैं, या वो सोच नहीं पाते हैं, या राजनीतिक कुछ इनसे लाभ नुकसान की बात होगी। इस मामले में जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है भानु प्रतापपुर की जनता को, स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल बहुत अधिक भुगतना पड़ रहा है। सिर्फ उनको बाहरी सेंटरों पर ही निर्भर है यहाँ के लोग। जी। देखिए, ये सामाजिक मुद्दे किस तरह से एक दूसरे से जुड़ते हैं। अभी उप विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें एक बहुत गर्मा गर्म मुद्दों में ये भी था कि भानु प्रतापपुर को जिला घोषित किया जाए। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि 50-50, जैसे भानु प्रतापपुर से जिला मुख्यालय की जो दूरी है लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी है, ये इतने बड़े में आजकल जिला, एक नया जिला घोषित हो जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर वाकई में एक मंथन की आवश्यकता होगी। खैर, मैं विषय को वापस लेकर के आता हूँ। सहिता जी, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, हॉस्पिटल है, उसके साथ में काफी सुविधाएं भी है, पर एक जरूरी हिस्सा होता है दवाई का। और मैं आपसे समझना चाहूंगा, सरकार की एक योजना है धन्वंतरी योजना, काफी सफल भी हुई है, काफी जगह पे उसका फायदा भी लोगों को मिल रहा है। भानु प्रतापपुर में धन्वंतरी मेडिकल योजना को लेकर के कैसा लोगों में उत्साह है, या फिर क्या लोगों की समझ बैठी है उसको लेकर के, कितना लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, अगर इस पर आप थोड़ा बता पाए हमें। और जो शासन की धन्वंतरी योजना है, और मेडिकल स्टोर की बात करें तो यहाँ जो धन्वंतरी योजना का मेडिकल है वो हॉस्पिटल से करीबन 100 मीटर की दूरी पे है। और अधिकतर जो प्राइवेट मेडिकल है वो हॉस्पिटल के इर्द गिर्द ही है। तो आज ही मैं चर्चा की धन्वंतरी मेडिकल स्टोर वाले से, तो उन्होंने कहा कि 100 मीटर की दूरी पे है, एक तो कोंटे पे है मेडिकल, तो उसका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और हॉस्पिटल में ये होता ये है कि कुछ दवाइयाँ तो मिल जाती है, पर यदि महंगी दवाइयां हैं, उनको मेडिकल जाने कुछ जो दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं, तो वो धन्वंतरी मेडिकल में नहीं जा पाते, बल्कि वो पास में प्राइवेट मेडिकल हैं वहां पे जाके महंगी दवाइयां खरीद लेते हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि लोगों को इसका धन्वंतरी मेडिकल का जो दवाइयां हैं उसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। और एक तो दूरी ठीक। है, और लोगों को जानकारी भी नहीं है कि धन्वंतरी मेडिकल है कहाँ। जी।
देखिए, ये जो दवाइयाँ जितना जरूरी सही प्रशासन, सही प्रशासनिक ढांचे का होना, उतना उतना ज्यादा जरूरी ये भी है कि लोगों को सस्ती और अच्छी दवाइयाँ मिल पाए। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं 50% लोगों को जो जो स्वास्थ्य में जो महंगी दवाइयाँ हैं, इसके जाल से बाहर निकलने का मौका मिलता जरूर है, पर वो ले नहीं, फायदा नहीं उठा पा रहे क्योंकि सही जानकारी का उनके पास अभाव है। राजकुमार जी के पास मैं पुनः वापस लौटूंगा और मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि अभी कुछ समय पहले ही एक घटना हुई थी जिसमें शव के पोस्टमार्टम को लेकर के काफी ज्यादा मेरे को लगता है कि कुछ एक हाइप सा बन गया था, एक बवाल सा बन गया था भानु प्रतापपुर में। अगर आप हमें ये समझा पाए ये मामला पूरा क्या था, हुआ क्या था एक्चुअली में, और आपके नजरिए से क्या लगता है कि इसमें कौन सही था या क्या ये मानवीय भूल थी? अगर आप इस पर कुछ प्रकाश डाल पाए। देखिए, ये जो घटना थी, इस घटना के समय में हॉस्पिटल परिसर में ही था, क्योंकि 7 बच्चों ने रतन जोत के बीज खा लिए थे और वो बच्चे वहां पे आए थे, और मैं चूंकि पत्रकार हूं तो रिपोर्टिंग के मकसद से वहां पर था। उसी दरमियान वहां पे जो मौजूद डॉक्टर थी वो अचानक जाने लगी। तो एक शिवसेना के यहाँ के बहुत बड़े नेता हैं चंद्रमौली मिश्रा जी, वो अपनी पत्नी को दिखाना चाह रहे थे, तो उन्होंने मैडम से पूछा, मैडम मुझे मिलना है? तो मैडम ने कहा नहीं, मैं पीएम के लिए जा रही हूँ। तो जब मैडम ने कहा पीएम के लिए जा रही हूँ, तो पत्रकार तो चौंक जाता है, पीएम है तो मामला क्या है? मैंने पता किया तो बोले एक 18 साल की लड़की है और वो लड़की ने सुसाइड कर लिया, तो उसके पेरेंट्स को लेके आए। तो ठीक है, मैडम पीएम के लिए चली गई, हमने नहीं रोका। फिर भी हम वहीं पे बैठे रहे। थोड़ी देर बाद, करीब 20-25 मिनट बाद, जिस गाड़ी में पीएम के लिए ले गए थे वो गाड़ी वापस वहां पे आ गई। तो चूंकि डेड बॉडी का यदि पीएम हो जाता है तो अपने घर ले जाते हैं परिजन वापस, तो हॉस्पिटल में आना नहीं है। तो मैंने बिल्कुल उनके जो परिजन थे उनसे पूछा, क्यों भाई आप लोग तो पीएम के लिए गए थे, फिर वापस यहाँ कैसे आ गए? तो उसने बताया कि पीएम तो नहीं हुआ, मैडम ने कहा है कि कल करेंगे, कलेक्टर से कोई चिट्ठी आ गया, उस चिट्ठी का जवाब देना जरूरी है। तो मैं बोला ये तो गलत बात है। और फिर मैं जाके डॉक्टर मैडम को बोला कि मैडम ये आपको पीएम क्यों नहीं की? तो बोले नहीं, वो कांकेर में रतन जोत के जो बच्चे बीज खा लिए हैं, उन बच्चों के बारे में मुझको जानकारी अपने हायर अथॉरिटीज को देना, इसलिए पीएम हम कल करेंगे। तो बात मुझको अच्छी नहीं लगी। मैंने मैडम से फिर कहा कि मैडम आपको पोस्टमार्टम करना चाहिए, क्योंकि परिजन कितने परेशान हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, गरीब लोग हैं, कमजोर तबके का आदमी है, और ये अब रात भर यहाँ पे रहेंगे क्योंकि आप तो कल सुबह पोस्टमार्टम करेंगे बोल के आ गई। और जो परिजन अंतिम संस्कार के लिए उनके घर पे होते हैं, जिस गांव से वो बच्ची आई थी, वहां भी लोग इंतजार करते हैं। स्वाभाविक बात होती है कि अब शव आएगा तो हम उसका अंतिम संस्कार करेंगे। दूर दूर से लोग आते हैं, और वो भी अब पूरी रात रहेंगे। फिर कल आप 10 बजे शव यहाँ का पोस्टमार्टम होगा, फिर घर जाएगा, तो कल का दिन भी खराब जो लोग है, तो आपको करना चाहिए था। तो मुझको ये पता चला कि सीएमओ साहब का आदेश था कि हमको इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है, तो मैंने सीएमओ साहब से बात की। तो सीएमओ साहब ने कहा कि नहीं, मुझको तो पता ही नहीं है ऐसा कुछ है। फिर उन्होंने मैडम से भी बात की, हालांकि सिस्टम फिर हरकत में आया। पर हुआ ये कि नतीजा कि दूसरे दिन सुबह पोस्टमार्टम हुआ, और दूसरे दिन सुबह पोस्टमार्टम होना था, और चूंकि मामले को प्रकाश में मैंने लाया था तो मैं सुबह से वहां मौजूद था। वहां फिर देखता हूँ कि 10 बज गए हैं, और वो जिस रूम में बॉडी रखी गई थी उसमें ताला लगाए थे, रात को उसकी चाबी घुमा दी इन लोगों ने। तो भाई आप शाम को ताला लगाए हो, सुबह वहां की चाबी घुमा दिए, एक तो ये तकलीफ है। फिर उसको तोड़ा गया, बीएमओ डॉक्टर ध्रुव खुद थे उनके सामने, उसको तोड़ा गया। फिर मर्चुरी से बॉडी निकाली, बॉडी निकाल के सुबह दूसरे दिन उन्होंने एम्बुलेंस सरकारी उपलब्ध कराई थी मुक्तांजलि के बदले में, तो उसका ड्राइवर नहीं आया था 11:30 बजे तक। तो परिजन दूसरे दिन 3 बजे से पहुंचा परिजन, आज 11:30 बजे तक दूसरे दिन भानु प्रतापपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इनकी संवेदना विहीन जो लोग होते हैं ना, पूरा सिस्टम, उसका खामियाजा वो बेचारे गरीब लोग भोग रहे थे। और मैं इसलिए मानसिक रूप से बड़ा व्यथित था, दिल से मुझको बहुत दुख हो रहा था कि जिस लड़की ने सुसाइड की थी, सुसाइड क्यों की थी ये तो पता नहीं था, पर उसकी नानी और उसकी दादी ने उस बच्ची को पाला था। उसके पिताजी, उसकी माताजी बचपन में एक्सपायर हो गई थी, तो बिन माँ की तो लड़की थी ही। और उसके माताजी के निधन होने के बाद उसके पिताजी ने दूसरी शादी करके दूसरी जगह सेटल हो गए थे। तो वो लड़की बचपन से अपनी नानी और दादी के पास थी, और नानी और दादी वहां पे उस दिन से रो रहे थे लगातार। उनके दुख को मैं देख रहा था, कोई परिजन नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं थे। वो आजू बाजू गांव के सरपंच के एक पति आए थे, कोटवार आया था, ये लोग ही बॉडी को यहाँ शिफ्ट करना, फिर गाड़ी में ले जाना, फिर गाड़ी वाले को 2,000 रुपए दिए, प्राइवेट गाड़ी लाए। हालांकि दूसरे दिन सीएमएचओ साहब की इंटरफेयर से गाड़ी दी गई उनको, परंतु ये पूरा वाकया बहुत दिल को दुखा देने वाला था, विचलित कर देने वाला बात था। और चूंकि हम बस्तर जिले में रहते हैं, भानु प्रतापपुर में रहते हैं, आदिवासी समाज
का यहाँ अच्छा खासा दबदबा है, बहुत जनप्रतिनिधि यहाँ पर लोग रहते हैं, पर ये खुद आदिवासी समाज के लिए ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। जो डॉक्टर हैं वो खुद ट्राइबल उसके हैं, कम्युनिटी की हैं, जो यहाँ के बीओ में वो खुद ट्राइबल है, उसके बाद भी आप आदिवासी जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी ठीक से संवेदना नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह तो है व्यवस्था पर। जी। बड़ा ही मुझे लगता है, बड़ी ही कान मतलब कपकपा देने वाली घटना आपने बताई है। मुझे लग रहा है कि जितना मामला जितना सुनाई दे रहा था, मुझे लगता है इससे ज्यादा, कहीं ज्यादा मामला संगीन है। पहली बात जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ वो ये कि देखिए, लोगों में अपने ऊपर वाले अधिकारी का भय देखिए। अगर मैं ये वीडियो जरूर कोशिश करूंगा कि कलेक्टर महोदय महोदय तक भी पहुंच पाए कांकेर में। देखिए, इस तरह का भी भय ना हो कि लोग मानवीय मूल्यों को भूल करके अपने ऊपर के अधिकारियों को जानकारी पहुंचाने के लिए 100 के पीएम को लेट कर दें। मुझे नहीं लगता ये कहीं से भी उतना जरूरी था जितना होना चाहिए था। दूसरा पक्ष है, वाकई में क्या वहां पर जो आदिवासी जो कैंडिडेट्स हैं, जो इस पद पे हैं, जो अपने लोगों के लिए काम कर सकते हैं। राजकुमार जी, मैं सच में सही में इस बात को आपसे समझना चाहूंगा, क्या वो सही मायनों में काम नहीं कर रहे हैं, या कोई ऐसी बात है? क्योंकि देखिए, गाहे बगाहे कहीं ना कहीं ये चर्चा जरूर होती है कि आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों को ये जो स्थान मिल रहा है, ताकि उनके में एक अंदर के लोगों में एक कॉन्फिडेंस आ पाए, उनका एक विकास हो पाए। तो इसमें मैं बिल्कुल मानवीय मूल्यों के आधार पर मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ये जो लोग हैं क्या वाकई में काम कर रहे हैं, या फिर ये इसमें कोई अड़चन आ रही है, क्या हो क्या रहा है असल में? देखिए, अड़चन कुछ नहीं है, बात है कि आप किस काम को कर कर रहे हैं और उस काम के लिए आप कितने संवेदनशील हैं। यहाँ पर ज्यादातर अस्पताल की अगर बात करें तो यहाँ के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो ड्यूटी को एक ड्यूटी की तरह कर रहे हैं, एक जिम्मेदारी की तरह नहीं कर रहे हैं, कर्तव्य परायणता की तरह नहीं कर रहे हैं। उनको मालूम है कि मुझे 9 के बदले 10:30 बजे जाना है और ठीक 1 बजे आ जाना है। और कई बार तो मैंने ये भी सुना है कि जो यहाँ के डॉक्टर हैं या जो अधिकारी हैं, जो वो लोग बोलते हैं क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हमको 3 महीने के लिए सस्पेंड करेंगे। तो जिस अधिकारी या कर्मचारी के मन में ये भावना आ जाए कि हमें अधिकतम यहाँ का हमारा प्रशासनिक अधिकारी जो हमारी हायर अथॉरिटी है वो हमको सस्पेंड करेगा, तो उस आदमी से आप काम नहीं करा सकते, और काम करा भी लेंगे तो वो क्वालिटी वो स्तर जो मुझको आपको एज ए ट्रीटमेंट चाहिए वो हम उनसे नहीं ला सकते, क्योंकि उनके मन में भय, डर, दबाव, संवेदनशीलता, कर्तव्य परायणता कुछ तो है ही नहीं। जी। जी। सरिता जी, आप खुद भी एक आदिवासी समुदाय से आती हैं, और काफी करीब से आपका लगभग जीवन वहीं भानु प्रतापपुर में निकल गया है। कई बार आपका आना जाना रहा होगा। मैं जहां तक मेरी आपसे पूर्व में बात हो रही थी, आज भी आपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विजिट किया है। आपको क्या लगता है कि ये व्यवहार को लेकर के जो एक जो बात आ रही है, देखिए, क्या इतनी जनसंख्या इतनी ज्यादा है, लोगों का हॉस्पिटल में इतना ज्यादा आना जाना है कि लोग वहां पर बिल्कुल ऐसे हो गए कि जैसे मान लीजिए उनमें कोई भावनाएं नहीं है, रूड व्यवहार हो जा रहा है, बातें उतनी क्लियर नहीं हो पा रही है, सही तरह से काउंसलिंग नहीं मिल पा रही है, लोगों को संवेदना कोई नहीं दे पा रहा है। आपका क्या अनुभव रहा है इस बात को लेकर के? हाँ सरिता जी, आप म्यूट है। आज मैं अपने इलाज के लिए खुद ही गई थी समुदाय स्वास्थ्य केंद्र, और मैं गई थी सीधा इंजेक्शन कक्ष में। वहां गई तो एक दो मरीज खड़े थे, तो कहाँ है, तो मैम थी नहीं। करीबन मैं आधा घंटे तक यहाँ वहां ढूंढती रही। करीबन जी। आधा घंटे तक यहाँ वहां ढूंढती रही पर मिली नहीं मैम। और करीबन 40-45 मिनट बीता होगा, तो मैम आई तो उनसे पूछे कि मैम, तो वो कहती हैं कि कुछ काम था तो मैं गई थी। और वहीं डॉक्टर मैम है, उनसे बात की कि मैम नर्स जो है इंजेक्शन लगाने वाले वो गई कहाँ है, तो वो कहते हम लोग को कोई जानकारी दी नहीं है, और साथ ही कोई स्टाफ को बताई भी नहीं है, यदि कुछ काम होता है तो उनको बता के जाना ये था। जी। जी। आ, तो मुझे लगता है कि आप दोनों के व्यू ही लगभग लगभग दोनों के समान आ रहे हैं। चलिए, मुख्य प्रश्न पर आता हूँ। राजकुमार जी, आपके तरफ से मैं ये समझना चाहूंगा, इस पूरे सिस्टम में कहाँ गलती हो रही है? आपको क्या लगता है कि प्रशासन के साथ साथ लोगों के द्वारा ऐसा क्या किया जा सकता है कि यहाँ से चीजें बेहतर हो पाए? देखिए, कार्यवाही हो सकती है, बहुत सारी चीजें कल किया जा सकता है। असल में क्या समस्या है, और प्रशासन के साथ साथ लोगों की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए यहाँ पर? किस तरह की भूमिका अदा करना चाहिए ऐसे लोग, जैसे आपने एक भूमिका अदा की
कि आपने कोशिश किया कि भाई किसी तरीके से उस परिवार को मदद मिल सके, किसी तरह से उनको ऐसे समय पर रवानगी किया जा सके ताकि उनको अपने कामों को करने में आसानी हो सके। अब ऐसे में एक सामान्य रूप से जो आदमी, इनका क्या कर्तव्य होगा और प्रशासन की तरफ से आपको क्या लगता है कि इस तरह के और प्रयास किए जाने चाहिए? देखिए, प्रशासन अपनी ओर से हर संभव सार्थक प्रयास करता है कि चिकित्सा सुविधा हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, और उसके लिए पूरा सिस्टम उन्होंने डेवलप कर रखा है। मैं इस मामले में प्रशासन को कहीं भी दोषी नहीं मानता कि प्रशासन की कोई गलती है कि हमारे छत्तीसगढ़ की जनता हो चाहे देश की जनता हो, उसको चिकित्सा सेवा का लाभ ना मिले। परंतु इसको इम्प्लीमेंट करने वाला जो वर्ग है, चाहे वो चिकित्सक हो चाहे उनके और सहयोगी कर्मचारी हो, इन लोगों में इनकी मानवीयता जगानी पड़ेगी। इनको नैतिक दायित्व बताना पड़ेगा कि ये आपने जिस दिन से व्यवसाय चुना, आपने जिस दिन से ये काम चुना कि हमें स्वास्थ्य सेवा को जाना है, उस दिन से आपको ये तय कर लेना चाहिए कि अंतिम दिन तक हर व्यक्ति आपका अपना व्यक्ति है, आपको उसके जीवन से खिलवाड़ नहीं करना है। आपका जो समय आपका नहीं, उसका समय है जब आप ड्यूटी पर हैं, और उतनी ही संजीदगी से, उतनी ही आत्मीयता से उस पेशेंट का ट्रीटमेंट करें, उसे जो भी सुविधा वो बताएं। अब आप कभी जा रहे हैं, आपसे पूछे कि एक्सरे कक्ष कहाँ है, तो आप उससे पूछ लो। आप ये भी अगर किसी को नहीं बता रहे हो कि एक्सरे कक्ष कहाँ पर है, डॉक्टर कहाँ गए हैं, कब आएंगे, तो ऐसे में चिकित्सा व्यवस्थाएं बेहतर कैसे होगी? दूसरा पक्ष मैं मानता हूं कि आम जनता और जो जनप्रतिनिधि हैं वो बहुत बड़ी लापरवाही करते हैं। वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए, या जो जनता है वो अपने सिस्टम का संबंधों के निर्वहन के लिए वो किसी को कुछ नहीं बोलते, जबकि ये आपका हक है। मैं बीमार नहीं हूं, मेरा पड़ोसी बीमार हो सकता है, मुझको आज जरूरत नहीं है हॉस्पिटल की, पर मेरे पड़ोसी को जरूरत पड़ सकती है। इसलिए हॉस्पिटल जैसी चीजों, महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं, ये हमेशा बेहतर होनी चाहिए 24 घंटे। इसलिए हमको आगे आना चाहिए और हमको उन लोगों को बताना चाहिए कि आपकी यहाँ पर चूक है। पर हर राजनीतिक व्यक्ति, चाहे छोटा हो, नगर पंचायत स्तर का हो, ग्राम पंचायत स्तर का हो, चाहे जिले का हो, चाहे प्रदेश स्तर का हो, अपने राजनीतिक लाभ के लिए इन लोगों को कुछ नहीं बोलता, बल्कि अपने हित चिंतकों को, अपने शुभ चिंतकों को ऐसी जगहों पर पदस्थापना करा देते हैं, और वो राजनीतिक रसूख के चलते अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण निर्वहन नहीं करते, जिसका खामियाजा इस क्षेत्र की या प्रदेश की आम जनता भोग रही है और लगातार भोगेगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं इस मन से, मैं नहीं जानता कि यहाँ पे कौन कौन सुन रहे हैं। देखिए, भानु प्रतापपुर में बजरंग इस्पात वालों ने मेरे ख्याल से 50 लाख रुपए की एक एम्बुलेंस सीएसआर मद से यहाँ पर दी हुई है, जो एक बहुत बड़े अपने आप में कहना चाहिए कि सिस्टम है। 50 लाख रुपए मूल्य अगर किसी एम्बुलेंस का है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी हाई जी। टेक्नोलॉजी से युक्त होगी। वो पिछले 2 साल से इंतजार कर रही है कि मुझे कब यहाँ से रवाना किया जाए, कब मुझ में एक पेशेंट बैठे और मैं उसको लेके जाऊं। तो आप इस चीज का अंदाज लगाइए कि कितना चूक है सिस्टम का। और वैसा ही दूसरा, भानु प्रतापपुर में हीरा ग्रुप वालों ने एक डायग्नोस्टिक सेंटर डेवलप किया है यहाँ पर, लगभग करोड़ों रुपए की लागत से। वो 1 साल हो गया वो यहाँ चल रहा है, पर आज भी हम जब जाते हैं तो वहां पे एंटीजन अवेलेबल नहीं रहते। वहां पे जिन लोगों की पदस्थापना की गई वो राजनीतिक रसूख वाले हैं, वो भी समय पर नहीं पहुंचते, जांच नहीं करते। यहाँ के लोगों को ये नहीं पता कि वहां पे क्या क्या टेस्ट हो सकते हैं। तो कोई व्यक्ति आपको सहयोग क्यों करेगा, और जब उनके सहयोग का ही आप मिस यूज करेंगे तो। अभी पिछले दिनों में एक मितानिनों के सम्मेलन में गया था, लगभग 400 मितानिनें वहां थी। उन्होंने विधायक के सामने कहा कि भानु प्रतापपुर अस्पताल कोयलीबेड़ा और पखांजूर से गया गुजरा है। उस समय वहां पे विधायक महोदया बैठी थी, जिला पंचायत अध्यक्ष बैठे थे, और कई पदाधिकारी बैठे थे। तो ये सिस्टम के लिए कितनी शर्मनाक बात है कि मितानिन मितानिन स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है। अगर मितानिन काम न करें स्वास्थ्य विभाग में, तो स्वास्थ्य विभाग में ताले लग जाए। मैं बिल्कुल इस बात को गर्व के साथ कह सकता हूं। मैं मितानिनों का कोई समर्थक नहीं हूं, या उनसे मेरे कोई राजनीतिक हित लाभ नहीं है, परंतु वो जितना काम करती हैं उसके उलट इनका व्यवहार रहता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं रहता अस्पताल वालों का। अभी एक महिला, उस दिन एक मितानिन कह रही थी कि हम एक पेशेंट को 9 महीने तक ऑब्जर्व रखते हैं। जिस दिन से महिला कोई गर्भवती होती है, डिलीवरी जब तक नहीं हो जाती, हम उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। उसको लेके जब अंतिम समय में हॉस्पिटल में आते हैं डिलीवरी के समय, तब भी हमको वहां की नर्सें ये कहती हैं कि जब बच्चे का सिर बाहर आ जाएगा तब आप हमको बताना। तो इस कदर आप किसी मितानिन को मजबूर कर दोगे, किसी सहयोगी पक्ष को मजबूर कर दोगे, तो आपके सिस्टम का साथ कैसे देगा? जी। जी। मुझे लगता है कि एक एपिसोड नहीं, स्वास्थ्य की जो जो जिस तरह की बातें हमारे सामने आ रही हैं, जिस तरह के विषय आ रहे हैं, मुझे लगता है हर एक बात पर एक एपिसोड की जरूरत होगी। ये एक से एक बड़ी घटनाएं सामने आ रही है। देखिए ये कितनी हृदय विदारक, सुनने में ही मुझे इतना बुरा लग रहा है कि इस तरह की बात बोली जा रही है कि कोई एक, उनके लिए 9 9 महीने तक के मितानिनों को बिल्कुल तंग तैयार किया जा रहा है, तैनात रखा जाता है, और फिर उनको ये सुनने को मिले कि जब बच्चे का सर बाहर आना शुरू हो तब ही आप हमें बताइए, ऐसे परेशान मत कीजिए।
मुझे लगता है कि ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। अ, ठीक है, प्रशासन तो कर ही रहा है, उनके तरफ से काफी सहयोग भी है, कमियां भी हैं, लोग जो है लापरवाह हैं, पर मुझे लगता है हम आम जनों को भी इस बारे में संवेदनशील होने की जरूरत है। अपने अंदर में हमने जो एक 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 स्वीकार कर लिया है परिस्थितियों को कि अच्छा ठीक है, एक्सीडेंट हो गया रोड में, सामान्य ही तो है, हॉस्पिटल में लोग चीख रहे चिल्ला रहे, सामान्य ही तो है, सभी के साथ हो रहा है। ये जो मानसिकता हमने बना ली है, इसमें लगता है मुझे बदलाव करने की जरूरत है। सर, मैं आपसे फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा, आप कोई फाइनल बात पुट अप करना चाहते हैं ताकि जिससे हमें इस पूरे विषय में और आगे चलकर काम कर सकें, या फिर आप अपनी कोई बात रखना चाहते देखिए, चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए हम जो अंचल के जनप्रतिनिधि हैं और स्थानीय नागरिक जिनका अपने निकटस्थ सिस्टम से या संस्थानों से पाला पड़ता है, वहां के लिए हमें जन चेतना चलानी पड़ेगी और खुद आके तैयार पड़ हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी अगर हम हमारे निकटस्थ स्वास्थ्य केंद्र में हम प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहते हैं तो। क्योंकि हर व्यक्ति सक्षम नहीं है, हर व्यक्ति बहुत बड़े संस्थानों में जाके इलाज नहीं कर सकता, हर व्यक्ति को तत्काल सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। इसलिए आसपास के सिस्टम को डेवलप करने के लिए प्रशासन के साथ हमें भी जो लोग हैं, आम जन जो है, हमें आगे आना पड़ेगा। इसमें कौन अच्छा मानता है कौन खराब मानता है, इस बात को सोच के, क्योंकि मैं जरूरत नहीं है पर मेरे पड़ोसी को, मेरे आगे वाले को, मेरे पीछे वाले को कब किसकी जरूरत पड़ जाए इस चीज का अंदाजा नहीं है। इसलिए हमें बिल्कुल आगे आना चाहिए, आगे आने की सशक्त जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य ही जीवन है। बस यही कहना चाहता हूं मैं। हैं? जी, जी। देखिए, स्वास्थ्य का विषय एक ऐसा विषय है जिस पर चर्चाएं अगर हम की जाए तो काफी लंबी चर्चाएं हो सकती हैं, पर फिर भी भानु प्रतापपुर के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर जो भी घटनाएं पिछले कुछ समय से हुई हैं, बहुत ही दुखी करने वाली घटनाएं हैं। और मुझे लगता है कि अधिकारियों को अगर ये बात पहुंचती है और वो पहुंच रही है, बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से इसमें कोई जो शक की बात नहीं है कि ये बात उनके तक पहुंच गई होगी अभी तक के, और बहुत से अलग अलग अधिकारियों तक पहुंचेगी, ना ही सिर्फ स्वास्थ्य विभाग बल्कि अलग अलग। तो ये उनके द्वारा इस पर कोई ना कोई काम किया जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। साथ ही अगर आप भानु प्रतापपुर से आप हमें देख रहे हैं, तो आप इसका इंतजार मत कीजिए कि कोई अधिकारी कार्रवाई करेगा तभी आप करेंगे। जैसे कि राजकुमार दुबे जी ने कहा कि हमें भी उस बात को आपको उसके लिए आगे आना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप जा करके हंगामा करें, जरूरी नहीं कि आप तोड़ फोड़ करें, ये असावधानिक कदम उठाने की जरूरत नहीं है, पर आप इसके लिए अपने जनप्रतिनिधियों से बात कर सकते हैं। आप चुनाव के मुद्दों में इस तरह के मुद्दों को ध्यान रख सकते हैं, लोगों से बात कीजिए, बोलिए कि भाई इन मुद्दों पर हमें बात करना है, इन मुद्दों पर हमें काम करना है। आप हॉस्पिटल में जाकर के अनुरोध भी कर देखिए, अनुरोध से भी बहुत से काम हो जाते हैं। एक आदमी अगर अनुरोध करे तो लोग उसको नकार सकते हैं, उसको इग्नोर कर सकते हैं, पर 100 लोग जब एक ही प्रकार का अनुरोध लेके जाए तो ये एक तरह से लोग इसको नकारा नहीं जा सकता। जैसे कि राजकुमार जी ने एक समय में अगर वो बात जो कही थी, जो भी हॉस्पिटल से संबंधित व्यक्ति को, अगर वैसे ही 50 लोग और खड़े होते तो उनको निश्चित रूप से उस दिन पीएम करना ही पड़ जाता, और भी बहुत से केसों में ये बात ऐसे हो सकती है कि लोगों को वो करना ही पड़ जाए। तो एक तरह से आप इस चीज को भी लेकर के तैयार रहिए। फिलहाल मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके स्थानीय मुद्दे, अगर आप भानु प्रतापपुर, कांकेर या छत्तीसगढ़ में कहीं से भी, और आप चाहते हैं कि हम आपके यहाँ के स्थानीय मुद्दों पर बात करें, आपको लेकर के बात करें या आपसे समझ करके बात करें, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके यहाँ कौन से मुद्दे हैं। हम आपसे संपर्क करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे आपसे कि क्या आपका मुद्दा सही ऐसा है जिस पर बात की जा सकती है, की जानी जरूरी है। और अगर ऐसा होता है तो हम आपके साथ मिल करके उस पर बात करेंगे, लोगों को वही इंगेज करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप अगर हमें देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, हमारे नीचे कमेंट कर सकते हैं, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं अपने आज के विषय विषयक श्री राजकुमार दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने हमारे लिए अपना समय निकाला, हमें एक तरह से बिल्कुल मामले से एकदम रूबरू कराया। साथ में सरिता समृद्ध जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार हमारे साथ सहयोगी बनी हुई हैं, काम कर रही हैं। मैं भोलेश्वर प्रसाद दुबे आप सभी से आज्ञा चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।